नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। डीएमके की रणनीति है अकेले बहुमत। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने रणनीति बनाई है अकेले दम पर बहुमत हासिल करने की। डीएमके की रणनीति है और ऐसे में उसने कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टियों को भाव ही नहीं दिया। दूसरी पार्टियों को कम से कम सीटें देकर गठबंधन में शामिल किया है। बिहार के ताजा अनुभव से सबक लेकर कांग्रेस को किनारा किया। पिछले चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस के लिए 41 सीटें छोड़ी थी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी और इस बार डीएमके ने कांग्रेस को दी है मात्र 25 सीटें। स्टालिन ने 186 सीटों पर डीएमके के प्रत्याशियों को उतारने का यहाँ पर फैसला किया है और इस बार अलग रणनीति डीएमके की नजर आ रही है, जहां अकेले के दम पर बहुमत हासिल करने की रणनीति है और ऐसे में उसने कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टियों को कोई भाव इस बार नहीं दिया है। दूसरी पार्टियों को कम से कम सीटें देकर गठबंधन में शामिल किया गया। बिहार के ताजा अनुभव से सबक लेकर कांग्रेस को यहां पर किनारा किया है। वहीं पिछले चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस के लिए 41 सीटें छोड़ी थी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी और इस बार डीएमके ने कांग्रेस को दी है मात्र 25 सीटें। स्टालिन ने 186 सीटों पर डीएमके के प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया है और इस बार की रणनीति अलग है, अकेले बहुमत हासिल करने। मिथुन चक्रवर्ती की भाजपा में एंट्री। 7 मार्च को कोलकाता रैली में थामा भाजपा का दामन और इससे पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी। मंच पर मोदी ने भी मिथुन दा का स्वागत किया था, लेकिन बंगाल में मिथुन को क्या मिलेगा, इस पर कई सवाल है, क्योंकि बंगाल में फिलहाल मोदी के चेहरे पर भाजपा ने ताकत झोंकी हुई है। हालांकि भाजपा के लिए चुनाव में मददगार साबित हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि छोटे शहरों और गाँव से जुड़े हैं मिथुन के ज्यादातर प्रशंसक। मिथुन के जरिए भाजपा बंगाल में गांव, गरीब और मजदूरों तक बनाना चाहती है अपनी पहुंच। तो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मिथुन दा, लेकिन उन्हें मिलेगा क्या इस बार, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि इस बार सरसंघ चालक मोहन भागवत से भी उन्होंने मुलाकात की थी। मंच पर मोदी ने भी मिथुन दा का स्वागत किया था। बंगाल में मिथुन को क्या मिलेगा, इस पर ही कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में फिलहाल मोदी के चेहरे पर ही भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है हर हाल में जीत हासिल करने की। हालांकि भाजपा के लिए चुनाव में मददगार साबित हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि छोटे शहरों और गांव से जुड़े हुए मिथुन के ज्यादातर प्रशंसक और मिथुन के जरिए भाजपा बंगाल में गांव, गरीब और मजदूरों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, जिसका फायदा बंगाल में बीजेपी को मिलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी की लड़ाई। इस साल 5 राज्यों में होने विधानसभा चुनाव, लेकिन भाजपा ने सबसे ज्यादा ताकत झोंक रखी है बंगाल में। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी धुआंधार रैलियां करेंगे। केंद्र के आधा दर्जन मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा गया है। फिलहाल पूरे देश में ममता बनर्जी है अकेली महिला मुख्यमंत्री। हालांकि ओपिनियन पोल के हिसाब से बंगाल में बनती दिख रही है ममता सरकार, लेकिन नतीजों के बाद ही तस्वीर यहां पर साफ हो सकेगी। लेकिन ताकत बीजेपी ने पूरी तरह से बंगाल में झोंक रखी है। बंगाल में ममता बनर्जी की जिस तरह से लड़ाई यहां पर जारी है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा ने सबसे ज्यादा जो फोकस कर रखा है, सबसे ज्यादा जहां ताकत झोंक रखी है, वो राज्य है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी यहां पर धुआंधार रैलियां करेंगे। केंद्र के आधे दर्जन मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा गया है, खासतौर से पश्चिम बंगाल के लिए। फिलहाल पूरे देश में ममता बनर्जी अकेली ही महिला मुख्यमंत्री होंगी, उम्मीदवार होंगे। हालांकि ओपिनियन पोल के हिसाब से बंगाल में बनती दिख रही है ममता सरकार, लेकिन नतीजों के बाद ही तस्वीर यहां पर साफ हो सकेगी। बंगाल में भाजपा का सोनार बांग्ला विजन डॉक्यूमेंट। बंगाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंकी है भाजपा ने। 14 मार्च को सोनार बांग्ला के नाम से विजन डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है भाजपा। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी डॉक्यूमेंट में मौजूद रह सकते हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलू से विकास की रूपरेखा यहां पर पेश की जाएगी। बंगाल चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है और अलग अलग रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। इस बार बंगाल में भाजपा का सोनार बांग्ला विजन डॉक्यूमेंट है। बंगाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई। 14 मार्च को सोनार बांग्ला के नाम से विजन डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है भाजपा। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रह सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलू से विकास की रूपरेखा यहां पर पेश की जाएगी। वही बंगाल चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। इधर हरियाणा में जजपा के विधायकों की चिंता। किसानों के आंदोलन के चलते मुश्किल में जजपा विधायक। आंदोलन का समर्थन नहीं करने पर इन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा के विधायक ने यहां पर पीड़ा उठाई है। एक विधायक ने अपनी पीड़ा बताई है विधानसभा में और कहा कि अब गांव के लोग उनको फोन करके कहने लगे हैं कि वे गांव में ना आए। विधायक के भाषण के दौरान स्पीकर के आसन पर भी दुष्यंत चौटाला की मां
नैना चौटाला मौजूद रही हैं। तो यहाँ पर दर्द बयां कर रहे हैं विधायक, क्योंकि हरियाणा में जजपा के विधायकों की यही चिंता है। किसानों के आंदोलन के चलते जजपा विधायक मुश्किल में है। आंदोलन का समर्थन नहीं करने पर अब उन्हें जगह जगह विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, विरोध झेलना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जजपा, जिनके विधायक ने अपनी पीड़ा बयां की। एक विधायक ने अपनी पीड़ा बताई है विधानसभा के अंदर और कहा कि अब गांव के लोग उन्हें फोन करके कहने लगे हैं कि वे गांव में न आए। विधायक के भाषण के दौरान स्पीकर के आसन पर दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला थी। येदियुरप्पा और खट्टर के लिए भी खतरे की घंटी है। असंतोष नहीं हुए कम तो इनकी भी सीएम कुर्सी पर संकट आ सकता है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तय होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का यह मैसेज है। भाजपा के नेतृत्व वाली विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों को यह मैसेज है। जल्द ही सभी सरकारों को कामकाज का आकलन हो सकता है। उत्तराखंड के साथ जिन 2 और राज्यों में असंतोष उभरता रहा है उनमें कर्नाटक प्रमुख है। दूसरी ओर हरियाणा में भी स्थिति नहीं है भाजपा के लिए ठीक। 2 राज्यों में सब कुछ ठीक नहीं चला तो केंद्रीय नेतृत्व कदम उठा सकता है, कड़े कदम उठा सकता है, जिस तरह से उत्तराखंड में उठाया गया। और उत्तराखंड कहीं ना कहीं उदाहरण इन दोनों राज्यों के लिए है, क्योंकि हम बात करें कर्नाटक की या हरियाणा की, दोनों जगह ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। असंतोष अगर कम नहीं हुए तो इनकी भी सीएम कुर्सी पर संकट आ सकता है। उत्तराखंड के नेतृत्व परिवर्तन तय होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का ये सीधे तौर पर मैसेज है। भाजपा के नेतृत्व वाली विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों को मैसेज है कि जल्द ही सभी सरकारों को कामकाज का आकलन यहां पर हो सकता है। उत्तराखंड के साथ जिन 2 और राज्यों में असंतोष उभरता रहा है उनमें कर्नाटक प्रमुख है। दूसरी ओर हरियाणा में भी स्थिति नहीं है भाजपा के लिए कहीं से भी ठीक। 2 राज्यों में सब कुछ ठीक नहीं चला तो केंद्रीय नेतृत्व कड़े कदम उठा सकता है उत्तराखंड के लिए। ये कैसा विचित्र संयोग, आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नहीं कर पाए अपना कार्यकाल पूरा। सिर्फ एनडी तिवारी ही पूरे 5 साल रह पाए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा और हरीश रावत, इनमें से कोई सीएम 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं और वो भी नहीं कर पाए अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा। सिर्फ एनडी तिवारी 5 साल का पूरा कार्यकाल कर पाए। तो ऐसे में माना जा रहा है उत्तराखंड में ये कैसा संयोग है, विचित्र संयोग है कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ एनडी तिवारी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने थे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात कर ले, बीसी खंडूरी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक हैं, विजय बहुगुणा और हरीश रावत भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने सीएम तो उत्तराखंड की गद्दी संभाली, आसन संभाला, जिम्मेदारियों को संभाला, लेकिन 5 साल का कार्यकाल ये सभी पूरा नहीं कर पाए। और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसी लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं, वो भी नहीं कर पाए अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा। सिर्फ एनडी तिवारी ही 5 साल का कार्यकाल उत्तराखंड में सीएम के तौर पर पूरा कर सके। नवजोत सिंह सिद्धू ने तोड़ी है चुप्पी। 1.5 साल बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायक सिद्धू ने कहा कि गत 1.5 साल से विधानसभा नहीं आ रहे थे सिद्धू, लेकिन सदन में ईवीएम को लेकर जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि ईवीएम को बंद कर बैलेट पेपर के जरिए करवाने चाहिए चुनाव। महाराष्ट्र की तरह पंजाब में भी लाना चाहिए इस संबंधी प्रस्ताव। विकसित देशों में भी बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करवाए जा रहे हैं। भाजपा को बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की चुनौती भी सिद्धू ने ही दी थी और 1.5 साल बाद अब फिर एक बार इसी मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी चुप्पी तोड़ी। 1.5 साल बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायक सिद्धू ने अपनी बात रखी। गत 1.5 साल से विधानसभा नहीं आ रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन सदन में ईवीएम को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि ईवीएम को बंद कर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने चाहिए। महाराष्ट्र की तरह पंजाब में भी लाना चाहिए इस संबंधी प्रस्ताव। विकसित देशों में भी बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करवाए जा रहे हैं। भाजपा को बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की चुनौती भी पहले सिद्धू ने ही दी थी। कश्मीर में आतंकी हिंसा में कमी, अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद ही कमी आई है। 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में 2019 में 594 घटनाएं हुई थी, जबकि 2020 में 244 आतंकी घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए 173 लोग, जबकि आतंकी गतिविधियों में शामिल 42 संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। और इस तरह से आकलन किया जा रहा है कि किस तरह से इनकी संख्या कम हुई है। अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद कमी आई है आतंकी हिंसा में कश्मीर में। 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में जहां 2019 में 594 घटनाएं हुई थी, वहीं 2020 में 244 आतंकी घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए 173 लोग, जबकि आतंकी गतिविधियों में शामिल 42 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
उइगर मुस्लिमों की सफाई की साजिश रच रहा है चीन। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में ठोस सबूत मिलने का दावा किया गया और कहा कि ड्रैगन यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन के हर प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। रिपोर्ट में चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के बारे में पहली गैर सरकारी स्वतंत्र विधिक रिपोर्ट है जिसमें चीन इन अपराधों के लिए हो सकता है जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन के डिटेंशन सेंटर में 20 लाख से ज्यादा उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक है। डिटेंशन सेंटर में अत्याचार, ब्रेन वॉश और यौन शोषण का आरोप चीन पर है, लेकिन चीन इन आरोपों को लेकर लगातार इनकार करता रहा है और अभी भी इन आरोपों को खारिज कर रहा है चीन। लेकिन उइगर मुस्लिमों के सफाई की साजिश कहीं न कहीं चीन रच रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में ठोस सबूत मिलने का दावा किया गया है इसे लेकर और कहा है कि ड्रैगन यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन के हर प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। रिपोर्ट में चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई है। इधर उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के बारे में ये पहली गैर सरकारी स्वतंत्र विधिक रिपोर्ट है जिसमें चीन इन अपराधों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन के डिटेंशन सेंटर में 20 लाख से ज्यादा उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। डिटेंशन सेंटर में अत्याचार, ब्रेन वॉश और यौन शोषण का आरोप चीन पर लगातार लगता रहा है, लेकिन चीन इन आरोपों को लेकर लगातार इनकार करता आ रहा है। विधानसभा की कार्रवाई विधायक रमेश मीणा और स्पीकर सीपी जोशी में बहस हुई है। स्पीकर ने रमेश मीणा को प्रश्न पूछने से रोका। रमेश मीणा ने कहा, मैं दूसरी जगह जाकर प्रश्न नहीं पूछूंगा। स्पीकर ने रमेश मीणा को फटकारते हुए कहा, आप नीचे बैठे। और इस तरह से दोनों के बीच में यहां विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बहस देखने को मिली है। विधानसभा की कार्रवाई जारी थी, इस दौरान विधायक रमेश मीणा और स्पीकर सीपी जोशी में बहस हुई। स्पीकर ने रमेश मीणा को प्रश्न पूछने से रोका। रमेश मीणा ने इसे लेकर कहा कि मैं दूसरी जगह जाकर प्रश्न नहीं पूछूंगा। स्पीकर ने रमेश मीणा को फटकारते हुए कहा, आप नीचे बैठे। तो ये बहस आज देखने को मिली है विधानसभा के अंदर, जब विधानसभा की कार्रवाई यहां पर जारी रही और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये हुआ। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच ही विधायक रमेश मीणा स्पीकर सीपी जोशी में बहस देखने को मिली। हमने व्यवस्था की कि 200 आदमी को बैठाने के लिए हम कैसे इस व्यवस्था को ठीक कर सके, इसलिए कोविड का भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करें, बैठने की व्यवस्था करें। उस समय अनप्रेजेंट हमने माइक सबको प्रोवाइड नहीं कर पाए, पर इसके पीछे मंशा नहीं थी कि हम उसको बोलने को डिप्राइव करें, लेकिन डिप्राइव करने के नाम पर हम यदि बैठने की व्यवस्था के संबंध में अध्यक्ष को इंगित करें तो मुझे दुख है, बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष नहीं करता। ये फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये गलत इंप्रेशन दिया जाता है कि अध्यक्ष सिटिंग करने की व्यवस्था करता है। सिटिंग करने का काम पार्टी के व्हिप लिस्ट बना के देते हैं, कौन आदमी कहाँ बैठेगा वो लिस्ट अध्यक्ष एंडोर्स करता है। अध्यक्ष ने मर्जी से किसी को नहीं बैठाता। इसलिए मेहरबानी करके जो व्यवस्था हुई, इस व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करने के लिए अपने अपने सदस्य को बताएं कि इस तरह की व्यवस्था हमने की है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम सदन को चलाना है। इसलिए अनप्रेजेंट ड्यूटी किसी की हुई हो, बैठने के सामने माइक नहीं हो, तो उनसे फिर निवेदन करूंगा अपने पीछे या अपने आगे वहाँ पर माइक का उपयोग लेकर अपनी बात करें, जिससे सदन में अपने काम को ठीक ढंग से कर सके। ये मैं आप सबसे निवेदन है। और दूसरा मेरा जो कमेंट है, हमारे माननीय सदस्य बातचीत करना चाहे करें, उसके लिए लॉबी है। हमारी माननीय सदस्य हैं जिनका आवाज़ मेरे पास डायरेक्ट आती है, उनको भी निवेदन है, चर्चा करनी है तो लॉबी है। ये जगह नहीं है जिस जगह पर बैठकर हम चर्चा करें। यहाँ पर सबकी आवाज़ आती है, जो भी बात करता है उसकी आवाज़ यहाँ पर आती है और मुझे जानकारी है कौन कौन सदस्य क्या बोल रहा है, उनका भाई नाम ले सकता हूँ मैं, तो मेरे पास आवाज़ उनकी आती है और मैं उनकी आवाज़ में पहचानता हूँ कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। मेहरबानी करके इस सदन की गरिमा को बनाने का काम करें और मैं आशा करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा को बनाएंगे और मेरे को अनप्रेजेंट निर्णय करने की कम से कम अवसर देंगे, जिससे कम से कम अध्यक्ष को अनप्रेजेंट ड्यूटी का काम नहीं करना पड़े। मेरी अनप्रेजेंट को आप भी शेयर करिए, जहां आप अनप्रेजेंट निर्णय आपको लेना है वो आप लीजिए, वो आप लेते नहीं और सब अध्यक्ष पे डाल देते, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप और हम सब मिलकर सदन को नियम और कानून के अंतर्गत चलाएंगे और जिसकी जो जिम्मेदारी है, चीफ विप की जो जिम्मेदारी वो निर्भर करेगा, अध्यक्ष की निर्भर वो करेगा और सदस्य की जो अपेक्षा है कि नियम और कानून के अंतर्गत सदस्य में बैठे अपनी बात करें, उन नियमों का पालन करें, ऐसे मैं आपको अपेक्षा करता हूँ। मुझे माननीय सदस्य को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री संदीप शर्मा 175 सदस्य की ओर से कोटा विश्वविद्यालय में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में छगन सिंह 55 सदस्य की ओर से। ब्रेक के बाद इस वक्त बड़ी खबर एसएमएस अस्पताल से आ रही है, जहां अस्पताल के धनवंतरी ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है।
इलेक्ट्रिक पैनल के लिए बनाए गए कक्ष में फंदे से झूला है ये व्यक्ति। सूचना पर मौके पर एसएमएस चौकी पुलिस भी पहुंच चुकी है। शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की अभी तक हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है कि मृतक कौन था, उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी और अहम खबर एसएमएस अस्पताल से, जहां अस्पताल की धनवंतरी ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। इलेक्ट्रिक पैनल के लिए कक्ष बनाया गया जहां पर फंदे से झूला मिला है ये व्यक्ति। सूचना पर हालांकि एसएमएस चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया गया है। अब तक शिनाख्त मृतक की नहीं हो पाई है, लेकिन ये वजह भी तलाशी जा रही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। क्या एसएमएस अस्पताल में कार्यरत था या किसी के साथ आया हुआ था? यहाँ पर उसने फांसी का फंदा क्यों लगाया? क्या वजह इसकी? इन तमाम पहलुओं पर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर जांच पुलिस करेगी। लेकिन प्रायोरिटी में जो किया गया है, शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि मृतक की जल्द से शिनाख्त हो सके। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां मृतक फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी ब्लॉक की 5वीं मंजिल है ये, जहां पर व्यक्ति ने आत्महत्या की है। फांसी का फंदा लगाकर इसने अपनी जान ले ली। इलेक्ट्रिक पैनल के लिए बनाए गए कक्ष में फंदे से झूला मिला है ये व्यक्ति। सूचना पर मौके पर एसएमएस चौकी पुलिस पहुंची। शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया गया। और चलिए संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इस व्यक्ति ने क्यों फांसी का फंदा लगाया? ये व्यक्ति कौन था? क्या शिनाख्त हो सकी है इसकी? देखिए, इसका करीब 23 से 24 साल का एक युवक है जो कि एक बैग लेकर के ऊपर चढ़ा था और वहां पर जो 5वीं फ्लोर पर जो इलेक्ट्रिक पैनल के लिए जो कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष में उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदा लगाने के लिए उसने बाकायदा ऊपर से फंदा लगाया और नीचे कुछ चढ़ने के लिए उसने अलग से व्यवस्था करी और उसके बाद में उसमें फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। ये घटना जो है प्रथम दृष्टया अभी करीब 1 से 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, क्योंकि शव जो है आज ही पता चला है। जैसे कोई सुरक्षा इलेक्ट्रिक पैनल की जांच करने के लिए कोई कर्मचारी अंदर घुसे, तब उनको वहां पे शव लटका मिला। इसके बाद सूचना पर पुलिस को सूचना दी गई है और अभी कुछ ही देर पहले पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और अभी शव को उतारने की प्रक्रिया जारी है। हम आपको बता दें, अभी तक जो शव है उसकी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन आप जिस तरह देखते हैं विजुअल्स के अंदर कि जो युवक है वो एक बैग लेकर के आया था और बैग समेत उसने फांसी लगाई है। बैग को गले में लटका रखा है उसने और उसके बाद में फिर फांसी लगा के उसने आत्महत्या की है। जी विकास, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक दो दिन पहले इसने फांसी का फंदा लगाया, क्योंकि यहाँ पर कोई जाता नहीं था, चेक करने के लिए गया, तब ये जानकारी मिली। अब जांच किस ओर जा रही है? पुलिस का क्या कहना है इसे लेकर? देखिए, इसे तो बिल्कुल सवाल के घेरे में अस्पताल प्रशासन भी है, सवाल के घेरे में और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी है, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले कोई व्यक्ति अगर इस तरह से फंदा लगा लेता है या फिर ऊपर चला जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा लाव लश्कर जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगा रखा है और खुद अस्पताल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो और जो अन्य कई लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने की, उसके बावजूद ये पता नहीं चला कि कब युवक अंदर घुसा और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर इतने कदम उठाने के बाद अस्पताल प्रशासन को पता नहीं चलता तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। और ये जो घटनाक्रम है, इसको लेकर पुलिस ने जो शव है उसको उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसके बाद में आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि आखिर कौन व्यक्ति है और यहाँ पर कैसे पहुंचा था। सीसीटीवी कैमरे भी तलाशे जा रहे हैं कि व्यक्ति कौन था, किधर से आया था, ऊपर कैसे प्रवेश कर गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, विधानसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन आज कार्यवाही के दौरान विधायक रमेश मीणा और स्पीकर सीपी जोशी में बहस हुई। स्पीकर ने रमेश मीणा को प्रश्न पूछने से रोका तो रमेश मीणा ने कहा कि मैं दूसरी जगह जाकर प्रश्न नहीं पूछूंगा। स्पीकर ने रमेश मीणा को फटकारते हुए कहा आप नीचे बैठे। उस दौरान किस तरह से दोनों के बीच बहस हुई, चलिए वो आपको दिखाते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बात के लिए नहीं, प्रश्न पूछे, बात के लिए नहीं, नीचे बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछे, मान सकते बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछना आपको माइक की व्यवस्था है क्या? आप पीछे जाके बोल रहे, कोई तकलीफ नहीं है, पीछे जाके बोल रहे, हमारे पीछे जाके बोल रहे, मान सकते ये चर्चा नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगा, अब रिकॉर्ड नहीं होगा। पीछे जाके पूछ ले, प्रश्न पूछना है आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो बैठे आप। अगला प्रश्न, बैठे आप, नीचे बैठे आप, नहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, नीचे बैठे आप। अगला प्रश्न, बेटा प्लीज, आपको बोल रहे पीछे जाके बोलिए, आप नहीं बोल सकते पीछे जाके प्रश्न में, आपके पास वाले नहीं बोल सकते, रिकॉर्ड नहीं होगा और प्रश्न नहीं होगा। अगला प्रश्न बैठे आप, रिकॉर्ड नहीं होगा। यदि हाउस की हम गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष की गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे चुना है, आप मुझे हटा दें, मुझे बहुत खुशी होगी, पर जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मैं निर्णय निष्पक्ष रूप से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन नियमों को लागू करने का मैं काम करूंगा। कोई नाराज या कुछ
इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं संसदीय मंत्री जी से और पार्टी के विप से कि कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आपने की है, आपको उनको जानकारी देने की उनके आगे माइक नहीं है तो आगे या पीछे खड़े होकर माइक पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष को ये डिक्टेट करा है कि मैं यहीं पर प्रश्न पूछूंगा, इस व्यवस्था को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आपको कठिन निर्णय पसंद नहीं है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को हम रोज गिराना चाहते हैं, हम सदन की गरिमा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और सदन की गरिमा यदि गिरती है तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हट जाएगा, और विश्वास हट जाएगा तो हम संसदीय लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण कर लोगों का विश्वास नहीं बना सकेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं। मैं कोई पुलिस का थानेदार नहीं है जो किसी को वारंट निकाल कर अडर करो डिसिप्लिन को। आप ही के नियम और कानून के अंतर्गत सदस्य चलेगा तब सदन ठीक ढंग से काम करेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सीन आज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण सीन भविष्य में नहीं हो और हम सब सदस्य नियम और कानून का पालन करें। नहीं चलिए बढ़ते आगे। आए थे संभागीय आयुक्त, लगा जैसे एसीबी आ गई। आज सुबह झलाना आरटीओ में दिखा रोचक नजारा। आरटीओ ऑफिस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे समित शर्मा, लेकिन बत्ती लगी गाड़ी और साथ में पुलिस का गार्ड देख बाहर बैठे लोगों को लगा एसीबी की टीम आ गई। कुछ समय के लिए यहाँ पर ये बात कि आरटीओ ऑफिस में एसीबी की रेड हुई है, ये बात फैल गई। आरटीओ के बाहर बैठे दलालों में भी यहाँ हड़कंप मच गया। समित शर्मा की गाड़ी को देखकर भगदड़ मच गई, लेकिन थोड़ी देर में अंदर से बाहर आया मैसेज, एसीबी नहीं आई है, संभागीय आयुक्त आए हुए हैं। तब जाकर कई लोगों की सांस में सांस आई। तो ये आज ये बेहद अहम और रोचक नजारा देखने को मिला। संभागीय आयुक्त पहुंचे थे लेकिन वहां लोगों को लगा जैसे एसीबी आ गई हो। आज सुबह झलाना आरटीओ में ये रोचक नजारा देखने को मिला है, जहां आरटीओ ऑफिस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे समित शर्मा, लेकिन बत्ती लगी गाड़ियों साथ में पुलिस का गार्ड देख बाहर बैठे लोगों को लगा कि एसीबी की टीम आ गई। कुछ समय के लिए फैल गई ये बात कि आरटीओ ऑफिस में एसीबी की रेड हुई है। आरटीओ के बाहर बैठे दलालों में भी समित शर्मा की गाड़ी को देखकर भगदड़ मच गई, लेकिन थोड़ी देर में अंदर से बाहर मैसेज आया कि एसीबी नहीं आई है, संभागीय आयुक्त आए हैं, और तब जाकर कई लोगों की सांस में सांस आई। अब सर्किट हाउस फुल होने पर पर्यटन निगम के होटल में रुक सकेंगे गेस्ट। सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है पर्यटन निगम ने फाइल पर प्रस्ताव। पर्यटन निगम के एमडी नित्या गुहायन ने ये प्रस्ताव भेजा है। सर्किट हाउस के साथ पर्यटन निगम के 14 होटल्स को इसे संबद्ध किया जाएगा। सर्किट हाउस के गेस्ट को पर्यटन निगम देगा अपने होटल में 50% की छूट। तो ये एक अहम निर्णय लिया गया है। अब सर्किट हाउस फुल होने पर पर्यटन निगम के होटल में गेस्ट रुक सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है पर्यटन निगम ने फाइल पर यह प्रस्ताव। पर्यटन निगम के एमडी नित्या गुहायन ने यह प्रस्ताव भेजा है। सर्किट हाउस के साथ पर्यटन निगम के 14 होटल्स को इससे संबद्ध किया जाएगा। आफ्टर कोरोना पर्यटन को पटरी पर लाने की तैयारी। केंद्र को शीघ्र भेजा जाएगा फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। प्रमुख सचिव के स्तर पर प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए भेजेंगे सीएमओ। सीएमओ के अनुमोदन के बाद केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। छोटे और नए सर्किट के विकास का प्रस्ताव भी तैयार होगा। पर्यटन स्थलों पर वायरस फ्री वातावरण उपलब्ध होगा। लॉकडाउन के बाद पर्यटन के तौर तरीकों में अहम बदलाव होगा। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।